नमस्कार छात्रों। आज हम पढ़ेंगे फायर क्या है, ट्रायंगल ऑफ फायर, केमिकल रिएक्शन, फायर एक्सटिंग्विशर एवं टाइप्स ऑफ फायर। यानी आग क्या है, आग का त्रिकोण किसे कहते हैं, रासायनिक क्रिया किसे कहते हैं, आग का शमन क्या है, आग कितने प्रकार की होती है। अब यह आग या आग का त्रिकोण। बच्चों, आग जलाने के लिए 3 प्रमुख कारकों की आवश्यकता होती है, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। फ्यूल माने ईंधन, हीट जैसा आप जानते हैं ऊष्मा, ऑक्सीजन जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। इन तीनों की जब रासायनिक क्रिया होती है आपस में, तो आग जलती है। अगर इनमें से कोई भी एक कारक अनुपस्थित होगा यानी नहीं मिलेगा तो हम आग नहीं जला सकते। जैसे फॉर एग्जांपल माचिस की तीली है, उसको हम जला रहे हैं, जला के किसी डब्बे में बंद कर दें या मोमबत्ती जलाएं। मोमबत्ती जलाने के बाद किसी गिलास या डब्बे से बंद कर दें तो कुछ समय बाद देखते हैं हम वो बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है? क्योंकि वहाँ पे किस चीज़ की कमी हो जाती है? ऑक्सीजन की। तो उसमें एक कौन सा कारक कम हो जाता है? ऑक्सीजन। इसी प्रकार अगर ईंधन, ऊष्मा या ऑक्सीजन, इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं होगी तो हम आग नहीं जला सकते। इसे ही हम आग का ट्रायंगल भी कहते हैं, क्योंकि ट्रायंगल ऑफ फायर इसीलिए इसको कहा गया है, यानी आग का त्रिकोण, क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ों की आवश्यकता है। ट्रायंगल में कितने कोने होते हैं? 3, यानी इसीलिए यहाँ पे 3 कारकों की आवश्यकता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है ट्रायंगल ऑफ फायर। जैसे कि इसकी डेफिनेशन दिया गया है, आग जलाने के लिए ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन 3 प्रमुख कारकों की आवश्यकता होती है। जब ये तीनों कारक आपस में रासायनिक क्रिया करते हैं तो आग की उत्पत्ति होती है। आग जलाने में इन 3 कारकों का उपस्थित होना आवश्यक है, इसीलिए इसे आग के त्रिकोण के नाम से भी जाना जाता है। यदि इनमें से किसी भी कारक की अनुपस्थिति होगी तो आग नहीं जला जा सकती। समझ गए? इसीलिए इसको आग या आग का त्रिकोण के नाम से भी जाना जा सकता है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया मतलब क्या है? किन्हीं 2 पदार्थों के बीच वह क्रिया होती है जिससे जिससे वह अपने पूर्व रूप में नहीं आ सकता। जैसे कागज़ का टुकड़ा लिया, हमने उसको जला दिया, जलने के बाद क्या हम कागज़ के टुकड़े को वापस कागज़ में परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मोमबत्ती ली हमने, उसको जला दिया, वो पिघल गई, क्या बन गया? वो मोम बन गया। तो क्या फिर हम उस मोम को मोमबत्ती में परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वह कहलाती है रासायनिक क्रिया। इसका हम आगे डेफिनेशन देखेंगे रासायनिक क्रिया की। इसके बाद हम करते हैं इसमें किस किस की ज़रूरत पड़ी? ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। 3 कारक कौन कौन से? ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। अब ईंधन क्या होता है? वह पदार्थ जो जलता है उसे हम क्या कहते हैं? ईंधन। जैसे पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, लकड़ी, कोयला, गैस आदि। ऊष्मा क्या होती है? प्रत्येक ईंधन एक निश्चित ताप पर जलना प्रारंभ करता है। प्रत्येक ईंधन का ताप ईंधन के अनुसार अलग अलग होता है। जैसे सारे लोग जानते होंगे हीट या ऊष्मा। एक हम गीली लकड़ी लें और एक सूखी लकड़ी लें, तो सबसे पहले बच्चों कौन सी जलना चालू होगी? सूखी वाली, क्योंकि वो तुरंत हीट यानी गर्म हो जाएगी जैसे ही हम उसको रखेंगे और जलना प्रारंभ हो जाएगी। गीली लकड़ी को पहले उसके अंदर क्या होगा? वो सूखेगी, यानी उसका ताप कहाँ तक आएगा? नॉर्मल टेम्परेचर तक आएगा, वायुमंडल ताप तक आएगा। उसके बाद वो जलना चालू होगी, है ना। उसका ताप पहले ऊष्मा गर्म होगी, वो नॉर्मल टेम्परेचर तक आएगी, उसके बाद क्या होगी? वो जलना प्रारंभ होगी। तो प्रत्येक ईंधन की ऊष्मा अलग अलग हो गई। जैसे मान लो एक कागज़ का टुकड़ा लें और एक हम लकड़ी लें, तो सबसे पहले कौन जलेगा? कागज़ का टुकड़ा, लकड़ी। दूसरा एग्जाम्पल देखें, एक कागज़ का टुकड़ा लें और पेट्रोल लें, तो सबसे पहले कौन आग पकड़ेगा? पेट्रोल। तो ईंधन के अनुसार हर ईंधन की ऊष्मा अलग अलग होती है। तीसरा आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? वायुमंडल से।
ऑक्सीजन क्या करती है, आग जलाने में सहायता करती है। ऑक्सीजन ईंधन को जलाने में सहायता करती है, ऑक्सीजन वायु से प्राप्त होती है और आग जलाने में सहायता करती है। जैसे मान लो मैंने अभी एग्जांपल बताया, एक मोमबत्ती लेके मैंने जला के रख दी, उसके ऊपर से कोई उल्टा गिलास रख दिया या कोई बड़ा बर्तन रख दिया, तो कुछ समय बाद जब उसको आप हटाओगे, सीधा करोगे, बाल्टी या गिलास को हटाओगे उस मोमबत्ती के ऊपर से, तो आप पाओगे कि वो मोमबत्ती बुझ चुकी होगी। क्यों बुझ जाएगी? क्योंकि उस बाल्टी के अंदर वायु में जितनी ऊष्मा थी, जितनी सॉरी ऑक्सीजन थी, वो ऑक्सीजन क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी, तो मोमबत्ती अपने आप बुझ जाएगी। क्या हुआ, हमें किन किन 3 कारकों की, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन, तीनों ही अगर उपलब्ध होंगे तो ही हमारी आग लंबे समय तक जल सकती है, अन्यथा नहीं जलेगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं रासायनिक क्रिया। जैसे मैंने बताया था, रासायनिक क्रिया वह क्रिया है जिसमें किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तित होने के बाद वह अपने वास्तविक रूप में नहीं आ सकता है। जैसे कागज़ का जलना, एक मोमबत्ती का जलना। 2 इसके एग्जाम्पल हैं, एक भौतिक क्रिया होती है और एक रासायनिक क्रिया होती है। ठीक है, 2 क्रियाएं होती हैं, तो हम यहाँ पढ़ेंगे रासायनिक क्रिया। आग का संबंध क्या है? आग जलाने वाले तीनों कारकों यानी ईंधन, ऊष्मा या ऑक्सीजन में से किसी एक कारक को अलग करने पे क्या होती है, आग बुझ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आग का शमन कहते हैं। अब क्या है, जैसे इनकी 3 विधियां दी गई हैं कि मान लो आग से आपने ऑक्सीजन को अलग किया तो क्या कहलाएगा, आग से ईंधन को अलग किया तो क्या कहलाएगा, आग से अगर ऊष्मा को आपने अलग किया तो क्या कहलाएगा। अगर आप आग से ईंधन को अलग करते हो तो क्या कहलाएगी, स्टार्विंग विधि। कौन सी विधि कहलाएगी, स्टार्विंग। इसको याद रखने के लिए सीधा सीधा समझ लीजिए, आग का भोजन क्या है, ईंधन, ठोस। जैसे हम क्या करते हैं, हमें भूख लगती है तो खाना खाते हैं कि नहीं होते, तो स्टार्व का मतलब होता है भूखा, स्टार्व का मतलब होता है भूखा, वहाँ से बना है स्टार्विंग। तो जैसे समझ जाओ कि ईंधन क्या है, उसका भोजन है, तो अगर हम आग में से ईंधन को अलग कर रहे हैं तो वो क्या हो गई, स्टार्विंग। दूसरी क्या, आग से ऑक्सीजन को अलग करना। अगर हम आग से ऑक्सीजन को अलग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, स्मूथिंग। जैसे समझ जाओ, अगर हमें जीवन में ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो हमारा जीवन स्मूथली चलता रहता है कि नहीं चलता रहता। अगर ऑक्सीजन लेने में कमी हो जाती है तो हमारे क्या होता है, सांसें अटक अटक के चलती हैं, वो स्मूथ नहीं रहती। तो यानी इसी प्रकार हम अगर आग में से ऑक्सीजन अलग कर देंगे तो वो विधि कौन सी कहलाएगी, स्मूथिंग। तीसरी विधि कहते हैं आग से ऊष्मा को अलग करना। ऊष्मा या हीट क्या होता है, एक तरीके का टेम्परेचर होता है जो गर्म, मान के चलो गर्म करता है उसको, तभी तो जलता है ईंधन। तो मान लो अगर हम उसमें से ताप कम कर दें तो वो विधि क्या होगी, ठंडा होगी। तो वो क्या कहलाएगी, ठंडा होना किसी भी चीज़ का कूलिंग मेथड, वो क्या कहलाएगा, कूलिंग। यानी आग से अगर हमने ईंधन को अलग किया तो वो विधि कहलाएगी स्टार्विंग विधि। अगर आग से हमने ऑक्सीजन को अलग किया तो वो कहलाएगी स्मूथिंग विधि। अगर आग से हमने ऊष्मा को अलग किया तो वो कहलाएगी कूलिंग विधि। ठीक है, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फायर यानी आग के प्रकार। आग को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है, जैसे क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर, क्लास ई फायर और क्लास एफ फायर। मुख्यतः सारे लोग क्लास डी तक पढ़ते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्लास एफ तक लिया हुआ है। अब क्लास ए की फायर कौन सी होती है, ठोस पदार्थ जैसे लकड़ी, कागज़, कपड़ा, जूट, कोयले में लगी आग किस क्लास में आती है, क्लास ए के अंतर्गत आती है। अगर किसी ठोस पदार्थ जैसे लकड़ी, कागज़, जूट, कोयला आदि में लगी हुई आग किस कैटेगरी में आएगी, क्लास ए की में। अब पढ़ेंगे हम क्लास बी फायर यानी ज्वलनशील तरल पदार्थ। तरल कौन से, पेट्रोल, डीजल। अगर उसमें किसी चीज़ में आग लगी है तो वो कौन सी कैटेगरी की फायर होगी, क्लास वी फायर। अगर ज्वलनशील तरल पदार्थ में लगी आग इस श्रेणी में आती है, जैसे मिट्टी के तेल, डीजल, पेट्रोल आदि। क्लास सी गैसीय पदार्थ जैसे एलपीजी या सीएनजी गैस में जो आग लगती है वो कौन सी क्लास में आती है, क्लास सी फायर। क्लास डी सामान्य रूप से धातुओं, मेटल में लगी आग इस श्रेणी के अंतर्गत आती है। क्लास ई की फायर
बिजली के तारों या बिजली के उपकरणों में जो आग लगती है उसको हम क्लास ई की फायर लेते हैं, या क्लास एफ फायर। इस श्रेणी में खाने के तेल या किचन में जो आग लगती है उसको हम क्लास एफ फायर कहते हैं। धन्यवाद। अगर बच्चों आपको ये समझ में आया तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे इसमें फायर एक्सटिंग्विशर किसे कहते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं, किस क्लास की फायर को किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाया जाता है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।